नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूजनीय अध्यापकगण और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हिंदी दिवस की हृदयांगम शुभकामनाएं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियाँ निज भाषा के महत्व को बयां करती हैं। भाषा क्या है? भाषा के सरलतम अर्थ को जो हम बचपन से जानते हैं वो ये है कि अभिव्यक्ति का साधन, अर्थात यदि मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं जिस साधन का प्रयोग करूंगी वह है भाषा। इससे अधिक और भाषा क्या है? भाषा वो है जो हमें मनुष्य बनाती है और संसार में 3 ट्रिलियन स्पीसीज जो संघर्ष करती हैं उनमें सबसे विशेष और अलग बनाती हैं। आज 14 सितंबर है। यह दिन हिंदी भाषा और हिंदी भाषिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 14 सितंबर 1949 को शाम 6 बजे एक फैसला हुआ। एक अजीब सी अफवाह फैली हुई है कि 14 सितंबर को मतदान हुआ कि भारत की राजभाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी। दोनों पक्षों में वोट हुए, आधे वोट हिंदी के पक्ष में और आधे वोट अंग्रेजी के पक्ष में। दोनों तरफ बराबर हो गया और अंत में स्पीकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कास्टिंग वोट हिंदी के पक्ष में डालकर हिंदी को राजभाषा बनाई। माफ कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। यह केवल एक भ्रांति है। हम कहेंगे कि आप तथ्यों पर विश्वास करें। 12 सितंबर 1949 को शाम 4 बजे इस विषय पर बहस हुई। आप संविधान सभा की डिबेट्स को पढ़कर देखें। 180 पेज की डिबेट है राजभाषा पर। यह 1-2 पेज का मामला नहीं है, कुल 180 पेज की डिबेट है। उसमें संविधान सभा का प्राथमिक उसूल था कि हम वोटिंग से हिंदी को राजभाषा नहीं करेंगे, सबकी सहमति होगी। उसमें पहला विवाद ये था कि भारत की राजभाषा किसको बनाई जाए। तो 2 मत थे, या तो हिंदी को या हिंदुस्तानी भाषा को। गांधी जी जो हिंदुस्तानी को कहते थे वो सन 1949 में नहीं थे। हिंदुस्तानी से उनका मतलब था कि हिंदी और उर्दू का मिक्सचर। लेकिन अंत में यह सहमति हुई कि हिंदी को ही राजभाषा बनाई जाए। और दूसरा विवाद का मुद्दा ये था कि लिपि क्या होनी चाहिए, देवनागरी लिपि या रोमन लिपि। अंत में देवनागरी के पक्ष में अधिक वोट हुए। और तीसरा विवाद का मुद्दा ये था कि अंकों को, जो 0 से 9 तक अंक हैं, उनको हिंदी के ढांचे में लिया जाए या अंग्रेजी के ढांचे में। तो संविधान सभा की बातचीत पर यह तय हुआ कि अंग्रेजी के ढांचे में ही अंतर्राष्ट्रीय अंकों को ही माना जाएगा। और 14 सितंबर सन 1949 को शाम 4 बजे इस मुद्दे पर आखिरी सेशन हुआ और यह तय हुआ कि भारत की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लिया जाएगा। और इसलिए पूर्ण सहमति के आधार पर हिंदी को राजभाषा माना गया। और हिंदी को राजभाषा क्यों न बनाई जाए? क्योंकि इसमें 2 फैसले हो सकते हैं। भारतीय संविधान में कुल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हालांकि इस वक्त 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन उस वक्त 14 थी। इस मुद्दे पर 2 फैसले हो सकते थे। या तो सभी महत्वपूर्ण भाषाओं को राजभाषा मान ली जाए, तो ऐसा करने पर हर डॉक्यूमेंट के 10 भाषाओं में तैयार करना होगा, जो कि मुश्किल था। दूसरा तरीका यह था कि ऐसी भाषा जिसको बोलने वाले, समझने वाले लोग सबसे अधिक हों, उसको राजभाषा मान ली जाए। हिंदी को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भाषा के रूप में भारत में बोलने वाले 57%, अर्थात लगभग 85 करोड़ जनसंख्या थी। और दूसरे स्थान पर बांग्ला आती है, जो कि 9%। 57% और 9% में क्या कोई लोकतांत्रिक रूप से कंपटीशन बनता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हिंदी को राजभाषा मान लिया गया। हम स्वाभाविक तौर पर भारत के भाषा के डेमोग्राफिक में सबसे बुलंद आवाज है, तो हमारी आवाज को और ऊंचा होना चाहिए। लेकिन हिंदी भाषी लोगों का आत्मविश्वास देखिए, जब उनसे कोई व्यक्ति कहता है कि यू डू नॉट नो इंग्लिश, तो दब जाते हैं। लेकिन आप भी उतने ही तेवर में उनसे पूछिए कि आपको हिंदी नहीं आती। भारत में हिंदी ना आना अत्यधिक शर्मिंदगी की बात है या अंग्रेजी ना आना? जाहिर सी बात है, हिंदी ना आना अत्यधिक शर्मिंदगी की बात है। और मुझे चिंता तब होती है जब भारत का बच्चा, जिसको सीखना है अपनी मातृभाषा में कि दुनिया क्या होती है, सरकार क्या होती है, उसको ये सिखाया जाता है कि पहले तो ये समझो कि दुनिया नहीं वर्ल्ड होता है। अब उस बच्चे की आधी ऊर्जा वर्ल्ड पर टिकी हुई है और बाकी बची खुची ऊर्जा से बस वह यह सीख रहा है कि वर्ल्ड होता क्या है। यही इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। मेडिकल साइंस के स्टूडेंट डॉक्टर बनकर आम आदमी का इलाज करते हैं। और भारत के आम आदमी की हालत क्या है? वो जब डॉक्टर के पास जाता है
तो विश्वास करिए उसे एक वाक्य समझ में नहीं आता। डॉक्टर अंग्रेजी में कुछ कुछ बोलता है और ऑपरेशन तक की सहमति ले लेता है। मरीज को पता ही नहीं कि उसे हुआ क्या है और इसको किस चीज की जरूरत है। यही हालत सुप्रीम कोर्ट की है। मामले की गंभीरता को समझते हुए हमें एक ऐसे जज को प्राथमिकता देनी चाहिए जो उस भाषा का जानकार हो, ताकि केस मेरा है, मेरी भाषा हिंदी है और हमारा वकील कुछ कुछ अंग्रेजी में बोला और जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया और मैं परेशान हूँ कि हुआ क्या। क्योंकि ये सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो कि मेरी भाषा नहीं है, लेकिन मामला मेरा है। हिंदी भाषा को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजी भाषा ज्ञान के तौर पर हमें उसे भी प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी भाषाओं से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है, लेकिन हिंदी भाषा को अत्यधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।